नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने छात्रों के साथ बातचीत कर शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी भी ली। तो वहीं देहरादून राजभवन में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र की राज्यपाल को विस्तृत रूप से जानकारी दी। इसके अलावा राज्य से जुड़े तमाम विषयों पर भी चर्चा की गई। तो उधर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा रामनगर पहुंचे, जहां रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के साथ की गई कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री अजय टम्टा निर्माणाधीन पनौद और धनगढ़ी नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए। भारत सरकार के माध्यम से स्वीकृत पुल है पनौद नाला का और धनगढ़ी नाले का, जो लंबे समय तक लोगों का इसमें बड़ी कष्टदायक स्थिति रही। बहुत सारे लोग इसमें रोड मार्ग में दिक्कत के कारण से लोगों की जानें भी गई। और चूंकि ये पहले काम प्रारंभ हो गया था, फिर उसके बाद इसमें एक दिक्कत ये आई कि फिर जिम कोर्ट या हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क वालों ने बोला कि भाई इसमें हमको एलिफेंट कॉरिडोर है, तो इसके लिए फिर बहुत प्रयास किया। माननीय विधायक हमारे रामनगर और हमारे सल्ट के विधायक जी ने लगातार दिल्ली में आए, हमारे मंत्रियों से मिले और मंत्रियों से मिलने के बाद इसका रिवाइज एस्टीमेट बना और जो कि 27 करोड़ के 2 रिवाइज एस्टीमेट बने पनौद नाला का और धनगढ़ी नाले के। इस काम की जो स्टार्टअप है वो हमारे 7 मार्च 2024 को हमने स्टार्ट किया और इसको हम 6 सितंबर 2025 को हम इसको पूरा कर लेंगे। तो उधर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में पीएमजेएसवाई के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान मंत्री ने प्रदेश भर में बारिश से बंद हुई सड़कों की स्थिति जानी और उन्हें जल्द से जल्द खोलने के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। तो उधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सत्र की इस समय अवधि काफी छोटी थी, जिस वजह से सभी विषयों पर चर्चा नहीं हो पाई। इसके अलावा उन्होंने सत्र में आपदा को लेकर चर्चा न होने पर सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। गैरसैंण में भी सत्र बढ़ना चाहिए था और सत्र अवधि को कम करना, ये दोनों संस्थाओं का, एक तो सत्रावधि कम करके अवमूल्यन कर रहे हैं और 3-4 इलाकों में तो बहुत गंभीर वो हुआ। और उत्तराखंड जैसे राज्य के अंदर यदि आप आपदा के प्रश्न पर एक दिन बहस नहीं कर सकते हैं तो फिर आप उत्तराखंड की बुनियाद पर चोट कर रहे हैं। और मुझे पूरी तरीके से मालूम है, यशपाल आर्य जी सब लोगों ने ये अनुरोध किया कि एक दिन पूरी आपदा पर चर्चा कर ली जाए करके। उन्होंने आपदा पर चर्चा नहीं की और मैं अपने विधायक गणों का सब लोग में, अरे आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोग हैं। तो उधर दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम के नाम पर मंदिर बनाने की योजना समाप्त हो गई है। सरकार ने इस मुद्दे पर सख्त कानून पारित किया है, जिसके तहत उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों के नाम का उपयोग कहीं और मंदिर बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। वहीं पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने सरकार के फैसले की जमकर तारीफ की है और साथ ही बीजेपी विधायक ने कहा कि हमारी सरकार ने इस पर सख्त एक्शन लिया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के ट्रस्ट ने, उस समिति ने जिसका नाम की केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, एक पत्र सोशल मीडिया में डाला है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम इस मंदिर का निर्माण अब नहीं कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि इस संस्था को भी हम भंग कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हमने ये उम्मीद की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस भूल को स्वीकार करें
लेकिन मुख्यमंत्री जी चूंकि उनकी प्रतिष्ठा है और उनकी प्रतिष्ठा से हमारे उत्तराखंड की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है, राजनीतिक लड़ाई अलग बात है, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम विवश नहीं करना चाहते कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सार्वजनिक रूप से कहें कि ये मेरी भूल है, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि उनकी इस प्रतिष्ठा के साथ हमारी प्रतिष्ठा भी जुड़ी है, प्रदेश की प्रतिष्ठा जुड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये विषय संज्ञान में आए उसके बाद सरकार ने बाकायदा उस पर कानून बनाया, ये कहा कि धामों के नाम से कहीं पर भी मंदिर नहीं बनेंगे, और सरकार का क्योंकि निर्णय था और उनका पूरे देश में कहीं नहीं बनेंगे, ये उसका परिणाम है। और रही बात कांग्रेस का सवाल, तो मेरा सवाल तो वही आज भी खड़ा है कि जब बॉम्बे के अंदर बद्रीनाथ मंदिर बना और हरीश रावत ने उसकी शिरकत की और यही गणेश गोयल बीकेटीसी के अध्यक्ष होते थे, उस समय क्यों नहीं कदम उठाया? हमारी सरकार में विषय सामने आया तो हमने उस पर समाधान दे दिया और आज ये तय हो गया कि भाई कहीं नहीं बनेंगे। ये तो हमारी सरकार की जीत। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक गणेश गोदयाल ने बड़ा हुआ भत्ता और सुविधाएं लेने से मना कर दिया है। दरअसल गरसन के सत्र के दौरान सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की थी, लेकिन गणेश गोदयाल ने इन सुविधाओं और बढ़े हुए वेतन को लेने से भी मना किया है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बड़े भत्ते और अन्य सुविधाएं न देने की मांग करेंगे। करीब 1.25 लाख के करीब वर्तमान विधायक गणों को और पूर्व विधायक गणों को भी 10,000 के आसपास, कोई 11,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है, इसके आसपास पूर्व विधायक गणों को भी उनकी आय में इजाफा हुआ है। उसको पेंशन कहिए या उसको पेट्रोल भत्ता कहिए, जो विभिन्न मदों में 1.25 लाख। और वर्तमान विधायक गणों का जो मासिक जो उनको मिलना है वो 4 लाख के करीब तय हुआ है, ये बताया गया है। मेरा उत्तराखंड की सरकार से ये कहना है कि इतना गैरसैंण जाकर और सिर्फ 3 दिन का सत्र आहूत करके और इस एक उपलब्धि के साथ वापस आना कि माननीय विधायक गणों का और पूर्व विधायक गणों का मानदेय बढ़ाया गया या उनकी आय बढ़ाई गई, मैं समझता हूं कि ये सरकार के लिए भी उचित नहीं है और विपक्ष के लिए भी उचित नहीं है। यहाँ जबकि एक और हमारे बहुत ही अल्प वेतन भोगी भाई आंदोलनरत हैं, विधायक गण और पूर्व विधायक गणों का वेतन बढ़ा देना मैं समझता हूं कि उन्हें चिढ़ाने जैसा है। वहीं गणेश गोदयाल के इस बयान के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने चुटकी लेते हुए कहा कि गणेश गोदयाल बड़े उद्योगपति है, वो चाहे तो पूरी पेंशन भी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। गणेश गोदयाल जी बड़े उद्योगपति है, पूरी पेंशन ही छोड़ दे तो क्या दिक्कत है? गणेश गोदयाल जी बड़े उद्योगपति है, पूरी पेंशन ही छोड़ दे तो क्या दिक्कत है? गणेश गोदयाल जी बड़े उद्योगपति है, पूरी पेंशन ही छोड़ दे तो क्या दिक्कत है? तो उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने गौकाशी करने वाले लेकर को बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने माधोपुर की घटना का भी जिक्र किया और पुलिस का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि गौकाशी करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर बना हुआ है, उसमें पुलिस का सेल बनाया हुआ है और उनका केवल यही काम है, जहाँ पर भी गौकशी की सूचना मिलती है वो मौके पर जाएं और गौ हत्यारों को पकड़े और उनको सजा दें। मैं सबसे पहले उस टीम को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। वो रात को 1:30 बजे किसी ने गांव से सूचना दी और वो तुरंत 1:30 बजे वहाँ पर सूचना पर पहुँचे। मैंने आज अखबार में पढ़ा, कुछ लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी हत्या की है, लेकिन वो बिल्कुल झूठ है। जब पुलिस 1:30 बजे गांव के अंदर गई तो गांव में एक मोटरसाइकिल घूम रही थी। उस मोटरसाइकिल पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसने देखा पीछे से पुलिस आई है, उसने अपनी मोटरसाइकिल और तेज पेल दी। उसने आगे ये नहीं देखा कि आगे तालाब है या कोई गड्ढा है, और उसकी मोटरसाइकिल पर एक कट्टा रखा हुआ था और उस कट्टे में क्या था, गाय का मांस था, वो नीचे सड़क पर गिर गया। उसके मालूम था कि यहाँ पर गौ अधिनियम बना हुआ है, अगर मैं पकड़ा गया मौके पर तो मुझे सजा होगी। वो अपने अज्ञानता के कारण सीधा तालाब में जाकर गिर गया और उसमें उसकी हत्या हो गई।
तो उधर खटीमा में बीजेपी के आगामी सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि 31 अगस्त 2024 को बीजेपी कार्यकर्ताओं की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद 1 सितंबर से 2024 से बीजेपी का नया सदस्यता अभियान शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान के लिए निर्धारित नंबर पर मिस कॉल करने के बाद सदस्यता फॉर्म प्राप्त होगा, जिसमें जानकारी अपलोड करने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मिल पाएगी। सदस्यता अभियान सदस्यता पर्व शुरू हो रहा है और इसको हम एक पर्व की तरह मनाते हैं। जहां दूसरी और कांग्रेस की पार्टियां चोरी छुपे अपने संगठन का गठन करती हैं, हम लोग ढोल पीट के हल्ला करके इस अभियान को चलाएंगे। अभी हमारा राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, फिर प्रदेश की हुई, जिले की हुई, आज मंडल की कार्यशाला थी यहाँ। और हम लोग यहाँ पर पार्टी का जो अभियान है, जिसमें एक मिस कॉल के माध्यम से, हमारा एक नमो ऐप है उसके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट के माध्यम से और हमारा एक QR कोड है उसके माध्यम से हम सबको निःशुल्क सदस्यता दिलवाएंगे। और इस सदस्यता के पीछे ये जो हमारी सदस्यता है, 1 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी सदस्यता लेंगे और 2 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को सदस्यता दिलवाएंगे। और 2 तारीख के बाद पूरे प्रदेश के अंदर ये मिस कॉल वाला जो नंबर है, ये सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। हमारा सदस्यता अभियान सदस्यता पर्व शुरू हो रहा है और इसको हम एक पर्व की तरह मनाते हैं। जहां दूसरी और कांग्रेस की पार्टियां चोरी छुपे अपने संगठन का गठन करती हैं, हम लोग ढोल पीट के हल्ला करके इस अभियान को चलाएंगे। अभी हमारा राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, फिर प्रदेश की हुई, जिले की हुई, आज मंडल की कार्यशाला थी यहाँ। और हम लोग यहाँ पर पार्टी का जो अभियान है, जिसमें एक मिस कॉल के माध्यम से, हमारा एक नमो ऐप है उसके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट के माध्यम से और हमारा एक QR कोड है उसके माध्यम से हम सबको निःशुल्क सदस्यता दिलवाएंगे। और इस सदस्यता के पीछे ये जो हमारी सदस्यता है, 1 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी सदस्यता लेंगे और 2 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को सदस्यता दिलवाएंगे। और 2 तारीख के बाद पूरे प्रदेश के अंदर ये मिस कॉल वाला जो नंबर है, ये सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। हमारा सदस्यता अभियान सदस्यता पर्व शुरू हो रहा है और इसको हम एक पर्व की तरह मनाते हैं। जहाँ तो उधर मसूरी मॉल रोड सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण मॉल रोड पार्किंग जाने लगी है, जिससे लोगों में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। दरअसल मॉल रोड को सुंदर और व्यवस्थित किए जाने को लेकर सरकार की ओर से 7 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की गई है, पर बावजूद इसके मॉल रोड पर यातायात वाहनों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। का दुर्भाग्य है कि सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद, मंत्री जी के अथक प्रयासों के बावजूद स्थानीय प्रशासन मसूरी की व्यवस्थाओं को बनाने में असमर्थ है। ना तो यातायात ठीक से चलता है और ना ही गाड़ियों की पार्किंग। मसूरी के माल रोड पर दोनों ओर अवैध रूप से गाड़ियां पार्क की जाती हैं, जिसमें कि होटल वालों की और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत। और तो और जो पुलिस जिसका दायित्व इस व्यवस्था को देखना है, वो कभी भी इस व्यवस्था को नहीं देखती, अपनी गाड़ियां भी अवैध रूप से माल रोड पर ही पार्क रहती हैं। तो उधर हल्द्वानी में देवखड़ी नाले के कहर के बाद मलबे को हटाने का काम जारी है। बता दें कि नाले के ट्रीटमेंट को लेकर सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। वहीं इस पर डीएम नैनीताल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जहां से नाले की शुरुआत हो रही है, वहीं से चेक डैम बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कोशिश की जा रही है कि हल्द्वानी का ड्रेनेज प्लान जो एडीबी के पास है, उसी में सम्मिलित कर अगले मानसून से पहले देवखड़ी नाले का ट्रीटमेंट पूरा कर लिया जाए। देवखड़ी नाले का जो प्रोटेक्शन का शुरू से लेकर जहाँ से ये नाले बरेला आम पानी नाला 3 नाले मिलते हैं, उसको हम लोगों ने अभी सर्वे कराया है UUSDA सिंचाई विभाग, वन विभाग और रेवेन्यू की टीम के माध्यम से। तो उसका सर्वे कंप्लीट हो गया है। ऊपर से ही इसमें चेक डैम वगैरह लगाए जाएंगे और आगे जो नाले की दीवारें हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करने का, उसमें जो मलबा है उसको चैनलाइज करने का, ये सब जो कंपोनेंट हैं उसमें DPR में हम लोग रखवा रहे हैं। और इसको हमारा प्रयास ये रहेगा कि ADB का जो प्रोजेक्ट हल्द्वानी के ड्रेनेज का है, उसी के अंतर्गत हम लोग सम्मिलित कराते हुए अगले बरसात के पहले हम इसको जो है कंप्लीट कराएं।
तो उधर हरिद्वार में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद स्तर पर 1 दिवसीय लखपति दीदी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें समूह के माध्यम से विभिन्न व्यवसाय करने वाली लखपति दीदियों को व्यवसाय से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिलाओं को लखपति बनाने और व्यवसाय को बढ़ावा देने के तरीकों के बारे में भी बताया गया। साथ ही महिलाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। हैदराबाद ब्लॉक में ग्रोथ सेंटर सरस मार्केट में हम सब महिलाएं काम करती हैं और हम आजीविका से जुड़े हुए हैं। सभी महिलाएं अपना अपना अलग अलग कार्य करती हैं। हम लखपति दीदी हैं जो जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर है। हमें सब महिला लाभ मिला है इसमें। हमारे जो परियोजना से जुड़े हैं हमें सबको आरएफ, सीआईएफ वो सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है हमें। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम था जो कि रविवार को होता है देश को संबोधित। उसमें हमारी सारी लखपति दीदी महिलाओं को सीएलएफ स्तर पर और विकासखंड और जनपद स्तर पर बुला करके उन्हें उस वेबकास्ट को दिखाया जाना था। तो सभी हमारी महिलाएं यहाँ पर प्रतिभाग किया है। इन्होंने मन की बात कार्यक्रम को देखा है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभिनव प्रयास किए जाते हैं देश में और वेस्ट से जो एक चीज़ बनाई गई है किसी राज्य में, उसके ऊपर प्रकाश डाला है और कैसे आजीविका बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं उसको हमारी महिलाओं ने सुना है। तो इसी कार्यक्रम में हम सब लोग आए थे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।